हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं और अब से आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे एएफओ मेंस की प्रिपरेशन में। तो ये पहला जो वीडियो है इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप 60 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एएफओ एग्जाम के लिए। एक हमारी तरफ से स्ट्रेटेजी है, आप अपनी अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसमें से कुछ आइडिया ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, जो एएफओ मेंस आपका एग्जाम होगा, पहले तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी एग्जाम में पूछा जाएगा या करंट एग्रीकल्चर भी पूछी जाएगी, बट लास्ट ईयर हुआ यूं, स्टैटिक एग्रीकल्चर या कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा पूछा गया और करंट या रूरल डेवलपमेंट में से बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चंस आए। तो इस बार हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है, हम ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे करने वाले, स्टैटिक एग्रीकल्चर पर करने वाले, कुछ प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस देखते हुए अपना। तो एएफओ मेंस एग्जाम में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर और दूसरा होता है रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपके आते हैं कोर एग्रीकल्चर और डायनेमिक एग्रीकल्चर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके 60, उसके 75% क्वेश्चंस मींस 40 to 45 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक एग्रीकल्चर और डायनेमिक एग्रीकल्चर में से पूछे जाएंगे और बाकी रूरल डेवलपमेंट में से पूछे जाएंगे। तो इनमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंडर आती हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो कोर एग्रीकल्चर में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल न्यूट्रिशन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज। तो ये टॉपिक्स हैं आपके कोर एग्रीकल्चर वाले, स्टैटिक एग्रीकल्चर वाले, और जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, जो आप किसी भी कीमत पे, जिस पर आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आपको क्लियर करना है तो आपका बेस यहीं से बनेगा। आपका कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है, इसमें भी अपने आप में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं मेजर टॉपिक्स, एक होते हैं माइनर टॉपिक्स। मेजर टॉपिक्स जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे मेजर टॉपिक्स हैं, और मेजर टॉपिक्स में हमेशा आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, इनके अंदर से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। दूसरे होते हैं माइनर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स कौन से होते हैं? जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोफॉरेस्ट्री वगैरह। तो वो माइनर टॉपिक्स होते हैं, उनमें से बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उनमें पढ़ना भी आपको बहुत लिमिटेड है। तो आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोर एग्रीकल्चर के मेजर टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो आपके माइनर टॉपिक्स है उनको आप सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उनके आप सेक्शन टेस्ट देंगे, चैप्टर टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत सारा टाइम वहां पे लगा दिया ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में, एंटोपैथोजेनेटिक्स जैसे, और उनमें से क्वेश्चन आए सिर्फ एक या दो, और उस चक्कर में आप ये जो मेन टॉपिक्स अपने उनको नहीं पढ़ पाए, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं डायनेमिक एग्रीकल्चर की। तो डायनेमिक एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। डायनेमिक एग्रीकल्चर वाला पार्ट वो रहता है जो चेंज हो जाता है हर बार। मीन्स जैसे करंट अफेयर्स, थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं आपके, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे मेंस में। रिसेंट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का प्रोडक्शन डेटा क्या था, जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल डेटा है लेटेस्ट, वो क्या है। जो अभी हर 2-3 महीने के बाद हमारे एडवांस एस्टिमेट्स आते रहते हैं, उन एडवांस एस्टिमेट्स में लेटेस्ट कौन सा आया हुआ है और उसमें क्या डेटा है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा, एडवांस एस्टिमेट्स दोनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर सेंसस, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस 2015 में हुआ था लास्ट, 2020 में अभी ठीक से हो नहीं पाया कोविड की वजह से, और इसका रिजल्ट अब 21 में होगा, और उसका रिजल्ट देन उसके बाद रिलीज होगा। तो 2015 का आपको एग्रीकल्चर सेंसस 15-16 वाला अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लैंड होल्डिंग, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग कितनी इंडिया में, मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, मार्जिनल फार्मर का एरिया कितना होता है, स्मॉल फार्मर कौन सा होता है, लार्ज फार्मर किसे कहते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर सेंसस वाला, वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद 13th लाइफ स्टॉक सेंसस आ गया हमारा 2019 में। तो ये भी लेटेस्ट डेटा है 2019 का जो आया हुआ है लाइफ स्टॉक सेंसस, ये भी हर 5 साल में होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन टोटल कितनी है, उसका कितना % पार्ट कैटल है, कितना बफेलोज है, और किस स्टेट में ज्यादा बफेलोज हैं, किस स्टेट में ज्यादा काउज हैं। इंडिया बफेलोज में लीडर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड लीडर है, सबसे ज्यादा बफेलोज इंडिया में है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी होती है बफेलोज की या काउ की, ऐसे ये सारी चीजें आपको लाइफ स्टॉक सेंसस में मिल जाएंगी। देन ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में आती है। 2019 में लेटेस्ट आई है, उसके बाद 2021 में आएगी। तो इसमें फॉरेस्ट का डेटा रहता है कि इंडिया में टोटल कितने फॉरेस्ट हैं, कितना % फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, सबसे कम किस स्टेट में है, % वाइज कहाँ पे ज्यादा है और एरिया वाइज कहाँ पर ज्यादा है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन कई बार इसमें से आ जाते हैं। देन आपको MSP पता होना चाहिए। MSP पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है MSP को, बार बार फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने के लिए MSP को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एमएसपी भी आपको पता होना चाहिए। साल में 2 बार एमएसपी आता है, एक बार खरीफ का, एक बार रबी का। खरीफ का एमएसपी रिलीज होता है जुलाई से पहले, मीन सोइंग से पहले, क्योंकि एमएसपी रिलीज होता है, और अक्टूबर में रिलीज होता है आपका रबी फसलों के लिए। तो एमएसपी पहले रीजन जो होता है उसको पहले डिक्लेयर करने का सोइंग सीजन से वो रहता है कि उस एमएसपी के हिसाब से फार्मर डिसाइड कर सके कि उसको कौन सी क्रॉप बोनी है। देन इसके अलावा डायनेमिक एग्रीकल्चर में आते हैं आपके एनुअल रिपोर्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपनी देता है, एग्रीकल्चर देता है, फिशरीज की आती है। तो ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें से मिल जाती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये हो गया आपका डायनेमिक एग्रीकल्चर वाला पार्ट और कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कोर एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया कि 2 टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स और माइनर टॉपिक्स। मेजर टॉपिक्स में आपको अच्छे से डीप स्टडी करनी है, उसकी बुक से पढ़ना है आपको। और माइनर जो टॉपिक्स हैं कोर एग्रीकल्चर को, उनको सिर्फ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब हम आ जाते हैं डायनेमिक एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे। डायनेमिक एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दी क्या क्या चीजें होती है जो डायनेमिक एग्रीकल्चर में आती हैं। अगर इन सबको आप क्लियर कर लोगे तो आपका ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। जो कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ये आपका बेस बनाता है एग्जाम में कि आप कम से कम 30 मार्क्स ला पाओगे, 25 to 30 मार्क्स ला पाओगे। उसके ऊपर जो डायनेमिक और रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट अगर आपको आता है देन आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ये दोनों देंगे। देन रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट क्या होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आ जाते हैं आपका नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, सब्सिडीज क्या है। सब्सिडीज पे कई सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी पूछ लेता कि ट्रैक्टर पे सब्सिडी क्या है, कभी पूछ लेता कंबाइन पे सब्सिडी क्या है, कभी पूछ लेगा आपसे कि गोबर गैस का प्लांट लगाने पे सब्सिडी क्या है। और ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है कि सिंचाई टैंक पे सब्सिडी क्या है, या कोई इतने लीटर का पंप है, इतनी कैपेसिटी का पंप है, इतने हॉर्स पावर का, तो उस पर सब्सिडी क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो रूरल डेवलपमेंट और आपका डायनेमिक वाला पार्ट रहता है। ऐसा रहता है कि पढ़ना आपको लिमिटेड होता है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम है तो 25-30 है, उतनी ही है। आपको सेंट्रल स्कीम्स पढ़नी है। स्टेट वाइज स्कीम अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप याद भी नहीं रख पाओगे, और मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन आएगा, उसके चक्कर में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ोगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम में भी आपको क्या पढ़ना है कि पहले तो वो स्कीम में क्या मिलता है, कैसे फार्मर को सपोर्ट कर रही है, फिर वो कब लॉन्च हुई थी, कि उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कितना कितना शेयर है, और करंट ईयर में उसको कितना एलोकेशन पैसे का हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम किसान, पीएमएफबीवाई, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इवन नाबार्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है, और एएफओ में भी पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको छोड़नी नहीं है। देन कुरुक्षेत्र मैगजीन। कुरुक्षेत्र मैगजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जस्ट हर महीने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पर डालते हैं एग्री बी पर। तो वहां पे आप कुरुक्षेत्र मैगजीन का जिस्ट देख लेंगे एक बार कि हर पिछले 4-5 महीने का अगर आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है इसे खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट निकालती है। तो जो भी हो रहा होता है करंटली रूरल डेवलपमेंट के एरिया में, तो उसकी बहुत सारी नॉलेज आपको वहां पर मिल जाती है। तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लेंगे। हर महीने में 1 या 2 10-15 मिनट की वीडियो होते हैं, उनको आप देख लोगे तो आपका एक दिन में 1-2 घंटे में ही ये प्रिपेयर हो जाएगा पार्ट। देन एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालता है, वो भी देखना जरूरी है। देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहे थे, बार बार पूछे जा रहे थे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है। तो लैंडिंग वाला पार्ट, जो बैंकिंग वाला पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एफओ बनने के बाद आपका काम यही रहता है। देन हमने कुछ क्लासिफिकेशन बनाया है, ये आप देख लीजिए। ये एक्सपेक्टेड है जैसा हमने सोचा है, इससे थोड़ा चेंज भी हो सकता है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक ठीक समझा पाए। प्रोबेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम जो है एक्सपेक्ट करें कि 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके सीधे स्टैटिक एग्रीकल्चर के आएंगे, 10-15 क्वेश्चन डायनेमिक एग्रीकल्चर के, और थोड़े रूरल डेवलपमेंट के। रूरल डेवलपमेंट में क्या आता है, डायनेमिक में क्या आता है, कोर में क्या आता है, ये हमको पहले बता चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे स्टैटिक वाला या कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसके साथ में क्या है कि वो इतना सारा है पढ़ने के लिए कि आप उसे सारा भी पढ़ लोगे, उसके बाद भी आप याद नहीं रख पाओगे। और आप कितना भी पढ़ लो, आप कुछ गारंटी से नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या आप उनको आंसर कर पाओगे, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, या फिर आपने वो चीज पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी होगी। तो एफर्ट बहुत ज्यादा करना है और कुछ क्लियर नहीं है। डायनेमिक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इनमें फायदा क्या है, इसमें मैंने 100-30-30 इसीलिए लिखा है कि इसमें पढ़ने के लिए 100 है अगर मानो, तो वहां 30 और 30 ही है। डायनेमिक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में ये की चीज लिमिटेड है, जैसे प्रोडक्शन डेटा है तो उतना ही है। इस साल का लेटेस्ट जो होगा वो उतना ही होगा, आपको उतना ही पढ़ना, या तो उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 चीजें पढ़नी है और एक चीज के आने की भी गारंटी नहीं है, है ना। तो लिमिटेड चीजें पढ़नी है और उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं डायनेमिक और रूरल डेवलपमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। जब आप पढ़ाई करोगे तो टाइम का एलोकेशन 50% दोगे आप कोर्स एग्रीकल्चर या स्टैटिक एग्रीकल्चर को, और 25% आप डायनेमिक और रूरल डेवलपमेंट को भी दोगे।
क्योंकि जो कोर वाला पार्ट होता है बहुत कुछ आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने क्या वो चीजें पढ़ी थी, आपके ध्यान में रही नहीं रही, आपने कहीं पीछे अपनी जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से आपको चीजें याद थी नहीं थी, या फिर आपने किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था तो वहां पर आपने वो चीजें पढ़ी हुई थी या फिर नहीं। जो सोर्सेज हैं, यहाँ पर सोर्सेज की बात करते हैं, तो जो अगर कोर और स्टैटिक वाला पार्ट है ये आपको बुक्स से ही पढ़ना पड़ेगा। इसका यही तरीका है, आप बुक्स पढ़ो, एक एक टॉपिक उठाओ। आपने मान लीजिए एग्रोनॉमी उठाया, तो एग्रोनॉमी को आपने किसी बुक से अच्छे से पढ़ा, सिर्फ एक बार में एक टॉपिक उठा, एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ा, और एग्रोनॉमी के आपने 50 क्वेश्चंस बनाए अपने आप से, ये सोच के कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कौन से 50 क्वेश्चंस को चूज करते, तो बनाओ, तो उससे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कहीं भी किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे। तो आप वो 50 क्वेश्चंस आपने बनाए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो इससे आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और उन चीजों को आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसे आप फिर क्या करो कि उसमें 25 क्वेश्चंस बना लो डायनेमिक और रूरल डेवलपमेंट वाले उसी टॉपिक में से। उसके लिए आपको थोड़ा वेबसाइट्स वगैरह विजिट करनी पड़ेंगी, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा चीजों को। स्टूडेंट्स करते हैं कि एक बुक उठाते हैं, कांतवा या आर के शर्मा या कात्यायन, ऐसे बुक्स उठाते हैं और उनको बार बार 2-2 3-3 बार रटते चले जाते हैं, और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते और वो लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते अक्सर, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कांतवा या आर के शर्मा इनको पढ़ के तो बनाएगा नहीं, वो तो अपने हिसाब से बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, वो सिलेबस उठाएगा, उसको देखेगा सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, एग्जाम में क्या क्या चीजें आनी है, तो वो 2 क्वेश्चन फिशरीज के डालेगा, 3 पोल्ट्री के डालेगा, 2 एनिमल हस्बेंड्री के, 2 हॉर्टिकल्चर के, 2-3 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस तरह से टॉपिक्स डाले क्वेश्चन पेपर बनाएगा। उसको थोड़ी ना पता है कि आपने आर के शर्मा ही पढ़ी है, कांतवा ही पढ़ी है, उसमें फिशरीज कम दिया हुआ है या उसमें पोल्ट्री इतना दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे पढ़ना है आपको सब कुछ कवर करते हुए। बात भी यही है कि क्योंकि सभी लोग वही पढ़ रहे होते हैं, सभी लोग यही 2-3 बुक्स को इतना ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपका कंपटीशन बराबरी का हो जाता है। आपको कुछ ज्यादा तो करना ही पड़ेगा अगर औरों से ऊपर आना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एग्जाम में। देन जो कोर वाला पार्ट है इसको आप ऐसे बुक्स से रिवाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब ये होता है ना कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतने आपको नए क्वेश्चंस मिलते चले जाते हैं। आपने सोचा नहीं होता कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बुक्स को रिवाइज करो, खुद के क्वेश्चंस बनाओ, 1 लाइनर्स बनाओ, और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो अपना स्टैटिक वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो साइड वाले 2 पार्ट है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा गूगल करना पड़ेगा। इन सब चीजों से बचने के लिए एक तरीका होता है कि आप किसी वेबसाइट पर या किसी ऑनलाइन कंपनी से आप प्रीपेड कोर्सेज ले सकते हो। जैसे एग्जाम भी प्रीपेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और मॉक टेस्ट तो आपको सारे फ्री मिल जाते हैं एग्जाम भी पर। क्योंकि कोर्स में क्या होता है, ये सारी चीजें जो आपको अलग अलग जगह से ढूंढनी है वो प्रीपेड मिल जाती हैं, और कई बार आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि एक एक वेबसाइट विजिट करके क्वेश्चंस बनाना, और ये सारे एफर्ट आप नहीं कर पाते, तो आप वहां से प्रीपेड कोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंसिडर करने हैं आपको प्रिपरेशन के टाइम पे। आपने नाबार्ड ग्रेड ए का भी एआरडी सेक्शन देखना है। तो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम होता है, आप में से कई लोगों ने एग्जाम भरा होगा या नहीं भरा होगा, नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जाम, वहां पर भी एआरडी पूछी जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम बी की वेबसाइट विजिट करके आप फ्री मॉक टेस्ट, एएफओ के तो 2 ही दो, एएफओ मेंस के फ्री मॉक टेस्ट दो, एएफओ प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट दो, बट नाबार्ड ग्रेड ए के भी आप फ्री मॉक टेस्ट दो। जहां पर नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए जो फ्री मॉक टेस्ट है उनको भी दो। उनसे क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री में। देन एक और बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि एग्जाम जो है सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। तो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़ते चले जाना है। आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, हालांकि उस पर से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपको फिशरीज, आपको पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिशरीज भी आपने देखना है, आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी थोड़ा सा देखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्रोनॉमी पढ़े जा रहे हो, बार बार पढ़े जा रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तो अपने हिसाब से सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस बनाएगा। देन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो स्कीम्स हैं और सब्सिडीज हैं रिलेटेड टू वुमेन, एससी एंड एसटी, इन पर आपको ध्यान देना। इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बनाना तो ये पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जनरेटर पे या मोटर पे या पंप पे कितनी सब्सिडी है फॉर एससी, एसटी एंड वुमेन। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेता है कि एससी, एसटी, वुमेन के लिए कितनी है, नॉर्मल नहीं पूछेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कौन सी स्कीम से जो इन पे ही फोकस्ड है, कितना उसमें गवर्नमेंट रिबेट या सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ स्कीम्स बताई उनको तो आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। पीएमएफबीवाई, पीएम किसान, केसीसी, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, इन स्कीम्स का आपको ध्यान रखना है। देन जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट तो आपने मेंस के दिए ही होने चाहिए एग्जाम देने से पहले। क्योंकि एक एक जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर होता है, कोई कंपनी बनाती कैसे बनाती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हर टॉपिक में से क्वेश्चंस उठाना और उसको प्रिपेयर करना, उसके बाद आपको ये बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके साथ एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। तो अब अगर एक्सप्लेनेशन वाला मॉक टेस्ट है तो आप कोशिश कीजिएगा उस मॉक टेस्ट को बाद में आप अच्छे से एनालाइज करो कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए वो गलत क्यों हुए, उसकी क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और जो सही हुए वो सही क्यों हुए, उसके अलावा जो आप जानते थे जो आपने आंसर करा उसके अलावा उसमें और क्या है। तो ये चीज भी आपको
ध्यान में रखनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। एग्जाम भी पे क्या होगा, जो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे वो सारे फ्री मॉक टेस्ट में एक्सप्लेनेशंस जरूरी नहीं है कि हो, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, और जो आपके पेड वाले मॉक टेस्ट होंगे उन सभी में आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे साथ में। देन कुछ चीजें और हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी, कि प्रिपेयर करते समय आपको किन चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं आप क्या क्या करना है। बहुत सारा मैंने आपको बता दिया, आप ये देख लीजिए क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई रैंडम बुक उठा के उसको एक तरफ से रटना नहीं शुरू कर देना, 2-2 3-3 बार उसको पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे नहीं करना कि कोर एग्रीकल्चर ही रटे जा रहे हो आप बार बार। देन सीड रेट्स, वैरायटीज, स्पेसिंग, इन चीजों को नहीं रटना है। एक्चुअली होता क्या है कि इतने सारे सीड रेट्स होते हैं, इतनी सारी वैरायटीज होती है, इतने सारे स्पेसिंग का डिफरेंस होता है कि इनको आप रटने में बहुत टाइम लगा देते हो। और उसके बाद लास्ट में होता क्या कि इनमें से 0 to 1 क्वेश्चन आता है, या तो एक आध क्वेश्चन आएगा, और कई बार वो इतना इजी क्वेश्चन होता है आप उसको तुक्के में भी सोच समझ के ठीक कर सकते हो। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसिंग ये है, इसका बोल्ड सीड है तो स्पेसिंग आप समझ जाओगे ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा ही होगी, छोटा सीड है तो ऑब्वियसली स्पेसिंग थोड़ी कम ही होगी। जैसे सरसों या तंबाकू का सीड है तो बहुत कम होगी स्पेसिंग, थोड़ा बड़ा सीड है तो ज्यादा हो जाएगी स्पेसिंग। कुछ क्रॉप्स आपने खेतों में लगी हुई भी देखी होंगी तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसमें तो स्पेसिंग ज्यादा होती है। वैरायटी जैसे मैंगो की 1500-1600 वैरायटीज है, अगर आप मैंगो की वैरायटीज पढ़ना शुरू करोगे तो आप यही रटते रह जाओगे और अपना टाइम बर्बाद करोगे, बाकी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसी चीजों को आपको छोड़ के चलना है। एक आध बार आपने देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखना। देन जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चैप्टर्स को आपको अवॉइड करना है, जैसे एंटोपैथो, एग्री इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इनको बहुत कम देखना है। इनको आप किनारे करके चलो, इन पर बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। कुछ चीजें जो करनी मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने, तो हम क्या करेंगे आने वाले वीडियोज में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। देन प्रिपेयर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करो अपने हिसाब से और उनके ऊपर से 1 लाइनर्स या क्वेश्चंस बनाओ खुद। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इग्नोर करने पड़ेंगे, लेकिन 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उनको बनाओ। ऐसे आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। देन गिव टाइम ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट सब्सिडीज, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एट लास्ट अगर ये सब करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो प्रीपेड कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। 4-5 हज़ार रुपए में आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं और ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे कोर्सेज आपको एग्जाम भी पर भी मिलेंगे, नाबार्ड ग्रेड ए, IBPS AFO और एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, तो आप एग्जाम भी को भी कंसिडर कर सकते हो। देन ये कुछ बातें हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप इस वीडियो की PDF और हमारे सारे वीडियोस की PDF, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स वगैरह जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर हम ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स, क्वेश्चंस वगैरह और ये सारी PDFs डालते रहते हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काम आएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।